बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, बड़ा रिलीफ। इसके बारे में आपको इत्तला देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो का कातिल सुप्रीम कोर्ट को ही ठहरा दिया है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं इसकी। तीसरी खबर, जावेद हाशमी साहब ने DGISI के बारे में इंकशाफात कर दिए हैं कि उन्होंने उनसे राब्ता किया, उनको डील ऑफर की, जितवा भी देंगे और भले हमारे खिलाफ बड़के भी मारते रहना। ये क्या खबर है और क्या DGISI फंसते हुए नजर आ रहे हैं इसमें। और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे, एमल वली ने फौज पर हमला कर दिया है, खुलकर फौज पर अटैक किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रिमोट कंट्रोल से हमला कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये रिमोट कंट्रोल से हमला है और रिमोट कंट्रोल फौजी के हाथ में है, स्टैब्लिशमेंट के ही हाथ में। उनके कहने पर यह हमला किया जा रहा है क्योंकि इन तिलों में उसके अलावा इतना तेल नहीं। इतनी सख्त बातें वैसे एमल वली के पे स्केल से भी ऊपर हैं और उनकी परवाज़ की बुलंदी से भी ऊपर हैं। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। आपको सिर्फ सच बोलने वाले लोगों को इंडोर्स करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम सच फैलाते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है हम झूठ फैलाते हैं तो अदरवाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको किसी झूठ में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। आज पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को। अमूमी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत को बड़ा रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पिटीशन लेके गई थी पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें इस्तदाद ये की गई थी कि हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मखसूस खवातीन की जो नशस्तें थी वो छीन कर दूसरी पार्टियों को देने का फैसला किया है, उसको रिवर्स किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वो हक है, उन्हीं को वो सीटें दी जाएं। हाल ही में आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें ना देने का फैसला किया। जाहिर है असम्बली के अंदर अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जो आज़ाद जीत कर मेंबरान शामिल हुए हैं उनको उन्होंने शुरू में अपने नोटिफिकेशन में माना, फिर सेकंड नोटिफिकेशन में उनको माना ही नहीं कि वो शामिल हुए हैं, और दूसरी जमातों को उन्होंने वही जो खवातीन की सीटें थी तहरीक इंसाफ की बनती थी वो दूसरी जमातों को बांटने का फैसला किया। नोटिफिकेशन इशू कर दिया। इसके बाद फौरी तौर पर हल्फ होने थे, आज हो जाते कल हो जाते, हल्फ बर्दारी होनी थी। इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर फैसला किया हाई कोर्ट मूव करने का पेशावर का, क्योंकि सबसे पहला फैसला पेशावर की असम्बली के बारे में किया था, KP असम्बली के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले आया था वो KP के बारे में ही आया था। पेशावर हाई कोर्ट में आज काजी अनवर, जो मारूफ कानूनदान है और बड़े बुजुर्ग कानूनदान हैं, मोतबर वकील हैं, वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के और KP से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया अदालत में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। उनके साथ उनके एक साथी जज ने यह मुकदमा सुना और इनिशियली जो खुशखबरी है, उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि इस पर कोई मजीद अमलदारी इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, और साथ ही साथ स्पीकर को भी पाबंद कर दिया कि आप किसी का हल्फ नहीं लेंगे जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता। ये बेहतरीन खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए। अब कल के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी गालबन बेंच तश्कील दे दिया है, जिसके अंदर अब इस केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया है। वो बताएंगे कि क्या पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क का ये केस सुन सकती है या नहीं, क्या पेशावर हाई कोर्ट इस पर फैसला कानून के किस तकाजे के तहत दे सकती है, किस तकाजे के तहत नहीं। वो सारी चीज़ें तो डिस्कशन वहाँ होंगी कल। लेकिन अच्छी बात यह कि आज स्टे ऑर्डर हुआ है। इलेक्शन कमीशन और चौधरी निज़ामुद्दीन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीटें लूट के दूसरी पार्टियों को देना चाहती थी, कम अज़ कम उसके सामने पहला बंद बांधा गया है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे का गुमान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कल या अगले आने वाले दिनों में अच्छा फैसला आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, माएँ, बेटियाँ, बहनें, जिन्होंने बहुत मेहनत की है तहरीक के लिए,
उनको उनका जायज़ हक जो है वो मिलेगा। दूसरी खबर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलते हैं, जहां 9 रुकनी आज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने आज वहां पर ये करार दिया है कि भुट्टो साहब का कत्ल जो है वो अदालत ने किया था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही हतमी अपील खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही हतमी तौर पर सज़ाए मौत का जो इख्तियार था वो बरकरार रखा था। लेकिन इसमें अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको टर्मिनेट नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, उसको कालअदम करार नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक राय दी है, मशवरा दिया है। जैसे किसी सियाने से मशवरा लिया जाता है, अदालत ने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इसको सुना है। माजरत के साथ इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा है कि क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी दी जा चुकी, भुट्टो साहब का केस डिसाइड हो गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो अपील थी उसका भी फैसला हो गया था, तो इसलिए फाइनलिटी इख्तियार कर गया, मतलब तकमील हो चुकी है इस फैसले की, फ़ैसला भी हो चुका और अपील भी खारिज हो चुकी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ये कानूनी तौर पर बात दुरुस्त है, मंतकी तौर पर ये बात दुरुस्त है। फिर ये समझ नहीं आती कि फिर आपने ये महफिल पूरी लगाई क्यों थी, ये पब्लिसिटी स्टंट किया क्यों था। ये तो बच्चे बच्चे को पता है और ये तो अब इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, असम्बलियों में बात हो चुकी, पूरी दुनिया अब कहती है, अब नहीं मतलब कई दहाइयों से कहती है कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ था। तो इस पर आपने इतना टाइम ज़ाया करके अगर आपने एक मशवरा ही देना था, एडवाइजरी ओपिनियन आपने जारी करना था जैसे मौसम के बारे में एडवाइजरी ओपिनियन जारी होता है, घर से ना निकलें, बाहर बर्फ़ पड़ने वाली है, अगर आपने एक एडवाइजरी ओपिनियन देना था तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक स्टेप आगे जाना चाहिए था। अभी भी कुछ लोग, कुछ किरदार ज़िंदा होंगे जो तो ऊपर चले गए, उनको भी सज़ाएं सुनाएं। जिन्होंने ये गलत किया था इस पर कमीशन बनाएं और उनको सज़ाएं सुनाएं। भुट्टो साहब के फ़ैसले को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन जो ज़िंदा हैं बहुत सारे, जो उस वक्त कोई मेजर होगा, उस वक्त कोई उनको पकड़ के ले जाने वाला होगा, रखने वाला होगा, लोअर ग्रेड में यंगर लोग जो उस पर थे, वो अभी भी अगर कसूरी साहब अभी तक ज़िंदा हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जो भुट्टो साहब के खिलाफ उस वक्त भी वकील थे और आज भी वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोग जिंदा होंगे। तो अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था और इससे कुछ ज्यादा था तो आपको कमीशन बनाना चाहिए था, अहकामात देने चाहिए थे। और जो लोग अभी जिंदा हैं, जिन्होंने उस सारे काम में किरदार अदा किया था, और बहुत सारे हैं, उनको सज़ाएं देनी चाहिए थी, उनसे बेनिफिट्स लेने चाहिए थे, ऑनर्स वापस लेने चाहिए थे। लेकिन आप ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी भी जमहूरियत और इंसाफ के लिए कोई फैसला कर ही नहीं सकते हजूर, सवाए पब्लिसिटी स्टंट के। क्योंकि अगर आपका वाकई इंटरेस्ट जमहूरियत पर होता और आप जमहूरियत के बारे में कोई फैसला करना चाहते, तो आप मुझे बताइए कि जो भुट्टो के साथ हुआ, आप आज वो इमरान खान के साथ करें। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं कि वक्त गुजर गया, अब हम एविडेंस का, फैक्ट्स का, दोबारा से एविडेंस को हम परख नहीं सकते क्योंकि वो सज़ा तब दी जा चुकी, लेकिन उनको फ्री ट्रायल नहीं मिला था जब हम अवेलुएट करते हैं। आज आप खुद बैठ के फ्री ट्रायल का हक छीनते हैं इमरान खान से। आज आपकी नाक के नीचे जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर फ्री ट्रायल के हकूक़ को बार बार छीना गया। आज आपकी नाक के नीचे तमाम गलत फैसले हुए। आपने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री ट्रायल का हक नहीं दिया जब आरोज़ के ऊपर आपने उन्हें सुने बगैर फैसला दिया। जब आपने बल्ले का निशान छीना तब आपने एक, मैं यही कहूँगा, स्याह फैसला दिया, भयानक फैसला दिया। आप जमहूरियत के कातिल हैं। माजरत के साथ काजी साहब, आप डिक्टेटरों के हाथ मजबूत करने वाले हैं। अगर आज भुट्टो साहब का फैसला आपके सामने होता तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि आप भुट्टो साहब को फांसी लगाते, क्योंकि आपका फसाड सारा जमहूरी है माजरत के साथ, लेकिन अंदर से आप एक इंतहाई गैर जमहूरी इंसान है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये असद तूर भी कह रहे हैं, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पहले 3 दिन का रिमांड दिया गया था, फिर 5 दिन का रिमांड दिया गया, और आज असद तूर को फिर 3 दिन का उनका रिमांड दिया गया। और उन्होंने आपको थैंक यू कहा, एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा काजी साहब आपको थैंक यू कहा है। तो आपने आज वजह यह है कि आप तो खुद ये सारे फैसले कर रहे हैं। जिस तरीके से भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, अब बिल्कुल उसी तरीके से आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आप लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से आप तमाम ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनका कानून, आइन,
आइन इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आज का जो आपका इकरार है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि वो कातिल है, तो आप ये जमा खातर रखिए कि आपका फैसला अपने बारे में है। आप भी आइन और कानून के तहत फैसले नहीं कर रहे, आप भी इंसाफ को मौका नहीं दे रहे, आप भी इंसाफ के कातिल हैं। ये फैसला आपको अपने बारे में देना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि ये पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ भी है, वरना आप पहले अपनी मंजी थल्ले डांग फेर दे कि आप क्या कर रहे हैं जो आपने नहीं किया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। होशरुबा इंकशाफात हैं। नई बात नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम के मुताबिक बहुत ही होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं जावेद हाशमी साहब ने। जावेद हाशमी साहब ने ये बुनियादी तौर पर कह दिया है कि उन्हें DGISI ने ऑफ़र की और DGISI ने उन्हें कहा कि हम आपको जितवा भी देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, आपको असम्बली में भी ले जाएंगे, आप असम्बली में हमारे खिलाफ बढ़के भी मारेंगे, हम पे तनकीद भी करें, जो आप उन्होंने कहा कि आप अपने नज़रिए पर बात करते रहें। आप सबको पता है कि जावेद हाशमी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, खुल के तनकीद करते हैं। तो उन्हें ऑफ़र ये दी गई कि आप भले इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुलकर तनकीद करें, आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शर्त यह है जब हमें आपकी ज़रूरत होगी आप अहकामात बजा लाएंगे। और जो ISI के चीफ थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और दो चीज़ें पेश की कि अगर आप हमारा जो एग्रीमेंट करेंगे तो फिर आपको कामयाब भी करा देंगे और उसमें ये बेशक आप अपनी सोच का अज़हार भी करते रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को तो आप फ़ौरन उनके अहकामात को असम्बली में बैठे हुए भी ओबे करेंगे। ये उन्होंने DGISI के बारे में इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने ख़ुद मुझे ये ऑफ़र दी थी। इसके बाद डेफिनेटली DGISI बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, या उन्हें निगेट करना पड़ेगा इस बात को और उन्हें इस बात से डिस्टेंस होना पड़ेगा और पब्लिकली कहना पड़ेगा कि ये उन्होंने नहीं किया। और अगर वो ये नहीं कहते तो फिर तो जावेद हाशमी ने उन्हें चार्जशीट कर दिया है। उनके बारे में ये इंकशाफात ना ही उनके ओहदे के मुताबिक हैं, ना ही उनके हल्फ के मुताबिक हैं, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक हैं, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की है कि वो जावेद हाशमी को ये डील ऑफ़र कर रहे थे। अब इसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डील ऑफ़र कर रहे हैं, जितवा भी देंगे, गाड़ियाँ भी दे देंगे, आप असम्बली में चले जाएंगे, यहाँ तक तो आपको समझ आ रही, लेकिन अगली बात पे आपको सवाल हो रहा होगा कि फिर ISI या इस्टेब्लिशमेंट ये कैसे कह सकती है कि आप हम पे भले तनकीद भी करें, अपने नज़रिए पे बात भी करें। ये होता है, हो रहा है। आपको कई दफ़ा नज़र नहीं आता, बहुत सारे लोग जिन्हें आप हीरोज़ समझते हैं वो जेन्युइन हीरोज़ नहीं होते, वो इस्टेब्लिशमेंट के खड़े किए हुए पपेट होते हैं। उनको इजाज़त होती है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने की, वो इस्टेब्लिशमेंट पर बढ़ बढ़ के तकरीर करते हुए आपको नज़र आएंगे, गालियाँ तक देने तक वो तनकीद करते हुए आपको नज़र आएंगे, बढ़ के मारेंगे आपको, वो जमहूरियत के, आपको वो सहाफ़त के, आपको इंसानी इक़दार के वो अलमबरदार नज़र आएंगे। पीछे से उनकी जो तारें हैं वो तमाम की तमाम जुड़ी होंगी इस्टेब्लिशमेंट की बैटरी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के जनरेटर के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये फसाद खड़ा किया होता। उसकी वजह ये है कि एक शख्स जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर किसी मुश्किल वक्त में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक शख्स जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो और एक तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कत्ल हो जाए, उनकी शहादत हो जाए, एन उस वक्त वो खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नारा मारे, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा ना, नेचुरल है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि इसने तो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट बात करनी है। लेकिन अगर एक शख्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जो रोज़ उन पर तनकीद करता हो और उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा हो और वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो उस टाइम, और उन्हें उस टाइम एंडोर्समेंट चाहिए, तो उस टाइम ऐसा बंदा आके कहेगा कि मुल्क के वसी तर मफाद में अब हमें ये करना चाहिए, हमें आपस में गिरेबान नहीं पकड़ने चाहिए, बहुत बड़ा हादसा सामने आया है, हमारा दिल टूट गया है, लेकिन आगे चलते हैं, इकट्ठे होकर आगे चलते हैं, अब पाकिस्तान को बचाना है, आगे चलना है। तो ये वो एंडोर्समेंट उन क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होती है। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे मोहरे उन क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए प्लांट किए होते हैं, उन्हें पानी दिया होता है, बीज दिया होता है। वो ज़ाहरी तौर पर सरफेस लेवल पर आपको हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते नज़र आते हैं, शदीद तनकीद करते नज़र आते हैं, और आपको समझ नहीं आती कि उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मीडिया में भी आप देख लें, मसलन एक कब्र का बिच्छू, वो आपको हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगा, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ।
और जब वक्त मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो ऐन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करेंगे। तलत हुसैन साहब जो हैं एक महातंत्री, वो आपको ज़्यादातर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेते हुए नज़र आएंगे लाइन, लेकिन जब डिसाइसिव मोमेंट होगा वहाँ इस्टेब्लिशमेंट को, बहुत ही क्रिटिकल जगह होगी, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करेंगे। और भी बहुत सारी मिसालें आपको मैं मीडिया से भी दे सकता हूँ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे इवन सियासत में दे सकता हूँ, और बहुत सारी पार्टियों में दे सकता हूँ, जो लोग आपको बहुत प्यारे लगते हैं, आप उन्हें हीरोज समझते हैं। वो समाजी लाइफ से भी होते हैं, वो फिलंथ्रॉपी से भी होते हैं, वो सियासत से भी होते हैं, वो सहाफ़त से भी होते हैं, बड़े बड़े हीरोज होते हैं आपके। उनको इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करती है, उनको हीरो बनाती है, उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाती है पहले, ताकि उनकी आवाज़ ताकतवर हो, आप इंस्पायर हो उनसे, आप उन्हें फॉलो करें। फिर इंतहाई क्रिटिकल मौके के ऊपर वो वसी तर मुल्की मफाद का लेके उस पर भी वो कहते। अच्छा जी, इसी से जुड़ी अगली खबर है, वो है एमल वली खान। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मेरे ख्याल में तो रिमोट कंट्रोल के असर से की है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें धुआंधार किस्म के हमले उन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तानी फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर। क्या कहते हैं सुनिए। वहां से 115 जनरल मेंबर इलेक्ट होते हैं, आप 115 के साथ 8 करोड़ लगाए, ज़रब दे, पुख्तनख्वा में से सिर्फ रियासत वालों ने इतना पैसा उठाया है, सिर्फ पुख्तनख्वा में से। बेहतरीन रोजगार है, इससे अच्छा रोजगार और क्या हो सकता है। तो लिहाजा अब रोजगारों में 147वां और 48वां रोजगार आ गया, अस्करी पार्लियामेंट और अस्करी हुकूमतें। गाजी साहब से ये डिमांड करूंगा कि ये जो ड्रामा हुआ है, इलेक्शन नहीं ड्रामा हुआ है, जिस ड्रामे के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के तो रोजगार थे, कारोबार थे, फौजी कॉर्नफ्लेक्स, अस्करी सीमेंट, कुछ और चीजें, कुछ टाफे भी बनाते हैं। अभी नया रोजगार उनको मिल गया जी, अस्करी पार्लियामान, अस्करी हुकूमतें। आपने सुना कि कोई कसर रहने नहीं दी। उन्होंने कहा कि अस्करी सीमेंट के बाद अब अस्करी पार्लियामेंट ले आए हैं, इनके लिए ये एक और धंधा है, इन्होंने इससे पैसा बनाया है, इन्होंने इससे ये किया है, वो किया है। काजी साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर आप बायोमेट्रिक इसका करवाएंगे, सारे इसका बायोमेट्रिक से इसका एनालिसिस करवाएंगे, सारा फ्रेंसिक करवाएंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा ये सब धांधली हुई है। सब बातें एमल वली ने आज की हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब ये बिल्कुल ये करैक्टर जो है, ये एग्जैक्टली वो करैक्टर है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट पर हमले भी करेंगे और आप खुले आम फिरेंगे, आप बड़के भी मारेंगे और आपको उठाएंगे नहीं। जो जेन्युइन बंदा होता है ना, वो सी करता है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसे सिप भी पहुंचा देती है उठा के, उसको आज़ाद नहीं। जो आपको आज़ाद फिरता नजर आता है ना, इस मुल्क में इमरान खान से बड़ा कोई लीडर नहीं है। इस मुल्क में इमरान खान को पकड़ने से बड़ा टास्क किसी के पास, किसी माई के लाल में के सीने में उससे बड़ा दिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरी आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा, इमरान खान ने कभी आइन नहीं तोड़ा, इमरान खान का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से, उसके मुखालिफ भी जो उसको वोट नहीं भी देते, उनका दिल भी जब हुब्बुल वतनी की बात आए तो इमरान खान के साथ धड़कता है। तो अगर किसी ने इमरान खान को अरेस्ट कर लिया ना, इस हद तक चला गया और गिरेबान को पकड़ लिया है, तो फिर और कोई नहीं बचता। तो जो बचता है ना, वो फिर उसमें कोई ना कोई वजह होती है, वो बचता है। मतलब कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस भी ले और उसके बावजूद भी वो बचा फिरे, तो उसके पीछे कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का अपना, ज़रूरी नहीं होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ही हो। कई दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में होता है कि ऐसी चंद आवाज़ें बोलें, चलें वीकर बोलें, जो जेन्युइन आवाज़ें उनको पीछे कर लें, उनको पकड़ लें, उनको भगा दें, उनको कहीं सरफेस ना होने दें। और जो थोड़ी वीकर या ऐसी आवाज़ें जिनको वो फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हो, कंप्रोमाइज्ड लोग हों, जिनको आराम से मुस्तकबिल में कंट्रोल किया जा सकता हो, ऐसी कुछ आवाज़ों को बोलने का फिर वो मौका फराम करते हैं। और कई दफ़ा उनके टाउट भी होते हैं। तो ये मुझे वही सिचुएशन नज़र आ रही है एमल वली साहब की, रिमोट कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये वही एमल वली हैं जिन्होंने काजी साहब से, जिनसे आज इंसाफ मांग रहे हैं, उन्हीं के बारे में तो कहा था कि जब बंदयाल साहब चले जाएंगे तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे काजी साहब के नीचे, क्योंकि इनको पता था काजी साहब लंदन प्लान का हिस्सा हैं। इन्हीं काजी साहब का तो इंतजार कर रहे थे, और अब इन्हीं काजी साहब के आरोज़ के नीचे जो इलेक्शन हुआ है उसको ये मान नहीं रहे। फिर यही एमल वली थे जिन्होंने, और इनकी पीडीएम ने, जब बायोमेट्रिक के थ्रू हम इलेक्शन करवाना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू, तो इन्होंने जनरल बाजवा की
पैरवी करते हुए उस बायोमेट्रिक को ख़त्म करवाया था, क्योंकि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि बायोमेट्रिक को, क्योंकि उन्होंने धांधली करनी थी इंतखाबात में, इसलिए वो सेबोटाज करना चाहते थे और इसी अहमल वली ने उसका हिस्सा बने थे। तमाम गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ों का हिस्सा अहमल वली रहे हैं। आज इनमें आपको इतनी कैपेसिटी लगती है, आपको ये इस फोकर त्यारे में इतनी इस इंजन में जान लगती है कि इस बुलंदी पे परवाज़ कर सकता है जिस पर ये करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं है। असल मसला सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ये है कि इनको अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप ये सारे बयान दें। आपको मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये काम इस्टेब्लिशमेंट करती है। अब इनके अंदर हवा भरी जा रही है, इनको कहा जा रहा है कि आप ठोक के बयान दें, आप ज़रा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने ताकि सूबे के अंदर हलचल हो। इनको पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाया जाएगा, फिर ये मुहिम असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज के तौर पर उन्हें उनके अंदर हवा भर के एक ऐसे गुब्बारे में जिसने फट जाना है, जिसमें हवा रह नहीं सकनी, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। पहले अपने आप को बुरा भला कहलवाएगी, फिर आगे जाएगी। याद कीजिए वही वाला काम जो मरियम साहबा के साथ हुआ था, नवाज शरीफ के साथ हुआ था। गुजरांवाला में गालियां देते थे, यहाँ देते थे, दबा के तनकीद करें, कहें कि बूट पॉलिश नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अंदर से डील की हुई थी। याद कीजिए वो सारे का सारा काम, कितनी बड़ी बड़ी बड़कें मार रहे थे नवाज शरीफ साहब और वो सारे, और उन बड़कों के बाद आपने क्या देखा था? अंदर से डील निकली थी। एग्जैक्टली वही ऑफर उन्होंने जावेद हाशमी को दी थी कि नवाज शरीफ की तरह डीलें करो, जो डील भी करो और उसके बाद बड़के भी मारो और हमें तनकीद भी करो। वही काम अहमल वली कर रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल्ड है, ये असली इनकलाब नहीं है। मैं इजाज़त चाहने से पहले आपको याद करवाऊंगा कि पाकिस्तान का किसान, उसके साथ आज क्या हो रहा है, वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। इमरान खान ने उसके साथ क्या किया था और मौजूदा हुकूमत उसके साथ क्या कर रही है, इसके ऊपर मैंने एक तफसीली पंजाबी वीलॉग किया है, उसका लिंक शेयर कर रहे हैं। गांव के लोगों के लिए तमाम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करके आसानी से उनकी ज़ुबान में पेश करते हैं। इस वीलॉग को सुनिए और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।